बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लिक एसिड के हवाले से बात करनी है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में डिस्कवर किया था फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। ये पस सेल क्या है? डेड व्हाइट ब्लड सेल हैं। तो सेल जब डेड हो जाते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड या डीएनए खत्म नहीं होता। फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में पस सेल के न्यूक्लियाई से एक व्हाइट किस्म का मटेरियल आइसोलेट किया, नाम दिया न्यूक्लियन। और जो मटेरियल का नाम न्यूक्लियन पड़ा और न्यूक्लियन को चेक करने पर यह था एसिडिक इन नेचर, इसलिए फिर न्यूक्लियन से लफ्ज न्यूक्लिक एसिड बन गया। और हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। देखें, आर न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, डी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। जो आर न्यूक्लिक एसिड है ये सेल के अंदर 3 जगह पे इसकी लोकेशन है जी। न्यूक्लियस के अंदर जो गोल बॉडी होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद है। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है उसे कहते हैं साइटोसोल, साइटोसोल में मौजूद है। और राइबोसोम्स में मौजूद है जी, राइबोसोम्स में मौजूद है। इसी तरह जो डीएनए है ये मेनली तो मौजूद है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, लेसर अमाउंट में, कम मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रियान में मौजूद होगा। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये मौजूद होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी ये मौजूद रहेगा। तो आरएनए की लोकेशन न्यूक्लियोलस, साइटोसोल, राइबोसोम्स। डीएनए की लोकेशन क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियान और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये मौजूद है। अब डीएनए जो है या आरएनए जो है इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड कंप्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कंप्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्यों? कि ये पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसमें जो छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं उन्हें हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स जी। मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड 2 तरह की हैं। एक को हम कहते हैं जी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो आरएनए में पाई जाती हैं। दूसरी को नाम देते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये पाई जाती हैं जी डीएनए के अंदर, और राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये मौजूद होती है आरएनए के अंदर। अब कोई न्यूक्लियोटाइड हो, चाहे वो राइबो हो या डीऑक्सी हो, उस न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं जी। एक होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर। अगर आप पेंटोज शुगर नहीं कहना चाहते तो आप कहें 5 कार्बन मोनोसैकराइड। इसी तरह तीसरा यूनिट होता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस जो है ये 2 किस्म की है। एक को हम कहते हैं प्यूरीन्स, दूसरे को कहते हैं पेरिमेडीन्स। इनमें क्या फर्क होगा? प्यूरीन 2 रिंग वाली होगी, मतलब एक रिंग मैंने ये बना लिया है 6 कार्नर वाला, दूसरा रिंग जो है ये 5 कार्नर वाला, तो ये डबल रिंग वाली होगी। इनकी एग्जांपल एडिनिन एंड गुआनिन, जिसको हम एब्रिविएशन के तौर पे ए और जी लिखते हैं। पेरिमिडीन जो है ये 3 किस्म की हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, जिसे हम एब्रिवेटेड सी, टी और यू से लिख देते हैं। पेंटोज शुगर जो है ये 2 हैं, एक को हम बोलते हैं राइबोज शुगर
दूसरे को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो आरएनए में जो बेसेस हैं उनमें राइबोज शुगर है, इसी वजह से उन्हें कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए के अंदर ये पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सी वाला है, यानी एक ऑक्सीजन कम है, तो इसी वजह से उसकी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4। अब अगर कोई बेस पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो जाए तो ये बनती है न्यूक्लियोसाइड। जी क्या बनती है? न्यूक्लियोसाइड। मसलन अगर एडिनिन हो, ये राइबोज के साथ या डीऑक्सीराइबोज के साथ अटैच हो जाए तो ये बन जाती है एडिनोसिन। एडिनोसिन बन गई। तो एडिनिन एक बेस थी, तो एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगी। न्यूक्लियोसाइड, ये देखिए न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड में जी एक न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक। न्यूक्लियोसाइड में कितनी चीजें हैं? दो। तो न्यूक्लियोसाइड अगर नहीं कहना चाहते तो कहें बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, तीन चीजें शामिल हैं। तो जब दो चीजें शामिल हैं तो न्यूक्लियोसाइड, और तीन चीजें शामिल हैं तो न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। मिसाल के तौर पे एडिनिन के साथ पेंटोज शुगर अटैच हुआ तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बन गई। अब इसके साथ फास्फेट अटैच कर दें, मैं एक अटैच कर देता हूं तो ये बन जाता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। हाँ, और फास्फेट अटैच कर दें तो न्यूक्लियोटाइड तो एक ही रहेगी, लेकिन फास्फेट दो हो गए तो हम कह देंगे एडिनोसिन डाइफास्फेट। इसी तरह एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ये तीनों एक एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसके एग्जांपल तो आपको समझ आ गई। अब देखना ये है कि इनकी अटैचमेंट कैसे होगी। देखिए कोई नाइट्रोजन बेस, चाहे वो प्योरीन हो या पेरिमिडिन हो, वो पेंटोज शुगर के कार्बन 1 से अटैच होती है। मसलन ये देखें, ये एक बेस है, ये मैंने प्योरीन ड्रा कर ली, और अगर मैं इसे एडेनिन ड्रा करना चाहूं, हमेशा दो जगह पे हर रिंग में नाइट्रोजन होता है और बाकी ये सारे कार्बन होते हैं। यहां इसका अमाइनो ग्रुप है तो ये एडेनिन है। अब ये देखें, ये मैंने पेंटोज शुगर ड्रा किया है। अब कार्बन 1 इधर से भी शो कर सकते हैं, इधर से मैं यहां से शो कर रहा हूं, तो इसकी अटैचमेंट ये देखें इस जगह होगी। तो जब डबल रिंग वाली होगी तो उसके 5 कार्नर रिंग के एंड से होगी। अगर ये सिंगल रिंग वाली होती तो फिर इसके यहां से एंड से होती। तो अब इनकी हम वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। पहले तो कोशिश करें डबल बॉन्ड लगाएं, अगर डबल बॉन्ड नहीं लगता तो फिर आप H लिखें। यहां H लिखना पड़ेगा, इसी तरह यहां भी H लिखना पड़ेगा। तो ये एडेनिन होगी, और ये हमेशा कोई बेस पेंटोज शुगर के कार्बन, जी आप देख सकते हैं कार्बन 1 के साथ अटैच हुई, तो ये बन गई न्यूक्लियोसाइड यानी एडिनोसिन। तो यहां O होगा, यहां H होगा, जी OH H H OH, और यहां H होगा। तो अब ये बन चुकी है न्यूक्लियोसाइड यानी एडिनोसिन यहां तक। अब देखें, मैं अगर फास्फोरिक एसिड अटैच करूं तो कोई नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर की तो कार्बन 1 से अटैच होती है, लेकिन जो फास्फोरिक एसिड है वो कार्बन 3 के OH से भी अटैच हो सकता है और कार्बन 5 के OH से भी अटैच हो सकता है। अगर बुक में लिखा हो कि फास्फोरिक एसिड 3 के OH पेंटोज शुगर के 3 के OH से अटैच हो सकता है, तब भी ठीक है। अगर कहीं लिखा हो जी फास्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के कार्बन 5 के OH से अटैच हो सकते हैं, तब भी ठीक है। तो मैं इसको 5 के साथ अटैच कर देता हूं। ये देखें, अगर मैं H लिख देता हूं ठीक, अगर H ना लिखूं तो फिर रेडिकल मुझे डालना पड़ेगा। ये देखें, ये मैंने फास्फोरिक एसिड लिखा, अब H और OH ये बना देंगे वाटर, तो ये एस्टर लिंकेज डेवलप हो गई। तो अब यहां से यहां तक ये न्यूक्लियोटाइड है, इसे पढ़ेंगे एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसी तरह अगर मैं और फास्फेट अटैच करने वाला हूं
ये देखें, अब इसका OH और H ये भी वाटर बना देंगे। तो ये बॉन्ड जो है तो एस्टर, लेकिन ये हाई एनर्जी बॉन्ड है कि इससे हमें एनर्जी मिल सकती है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। और अब यहां से यहां तक क्योंकि 2 फास्फेट आ चुके हैं तो कहना पड़ेगा एडिनोसिन डाइफास्फेट। और इसी तरह अगर मैं और तीसरा फास्फेट इसके साथ अटैच कर लूं, ये देखें इसका OH और H ये वाटर बना देंगे, तो ये बॉन्ड भी हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो जब ये टूटते हैं तो हमें ये 2 बॉन्ड एनर्जी देते हैं। तो यहां से यहां तक अब ये बन चुका है जी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है। हाँ, फास्फेट 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियोटाइड एक ही रहेगी। तो एडिनिन एक बेस थी, पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगी तो एडिनोसिन बन चुकी, यानी न्यूक्लियोसाइड बन चुकी। और जब फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गई। तो एक अटैच हो गया तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, 2 अटैच हो गए तो एडिनोसिन डाइफास्फेट, और अगर ये तीसरा भी अटैच हो गया तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो एटीपी क्या है? एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है और ये एनर्जी की करेंसी है कि सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड टूट कर हमें एनर्जी देंगे। अल्लाह हाफिज।